नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए न केवल इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं की और हिंदू समूहों की जाति भावना की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी औरंगजेब को लेकर के जो अबू आज़मी का बयान था, उसने नागपुर में जो आग लगाई, वो शांत नहीं हुआ था कि रामजी लाल सुमन जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है राणा सांगा को लेकर के। जब राणा सांगा को उन्होंने देशद्रोही ट्रेटर करार दिया है। एक तो ये कि इतिहास की अगर जानकारी नहीं हो तो उस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि वोट बैंक की राजनीति या वोट बैंक मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने की मुहिम में, जब मुसलमान लगातार ब्लैकमेलिंग पर उतारू है कि अगर आप हमें फला मामले में मदद नहीं कीजिएगा, धमाका मामले में मदद नहीं कीजिएगा, तो हम आपको देख लेंगे। विशेष रूप से जिस तरह से अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ का मामला चल रहा है, उनको लेकर के स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। विषय पर लौटते हैं। जो विवाद रामजी लाल सुमन ने खड़ा किया है, मुझे लगता है कि सांसद को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए कि इब्राहिम लोदी जो वहाँ दिल्ली सल्तनत का उस समय शासक था, वो कमज़ोर पड़ चुका था और उसके खिलाफ उसके ही परिवार के लोग, दौलत खां लोदी जो गवर्नर था पंजाब का, वो और आलम खां लोदी जो सिकंदर लोदी का भाई था, ये लोग पहले से ही साजिश कर रहे थे और ये लोग उसको हटाना चाह रहे थे। ये तो हो गया एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि जब लोदी को, मतलब लोदी शासकों को 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया, तो ये पहला अटैक नहीं था जो भारतीय टेरिटरी है। उस टेरिटरी में बाबर का पहला आक्रमण नहीं था, ये 5वां आक्रमण था। बाबर पहले ही पंजाब में 1511-12 में आक्रमण कर चुका था और बहुत सारे डेवलपमेंट थे। एक बार उसने आक्रमण किया तो उसकी बेटी गुलबदन बेगम पैदा हो गई, तो उसके कारण वो फिर उसमें डिले हो गया। ये बहुत सारे और फैक्ट्स हैं, उनमें नहीं जाते हैं। तो ये जो मसला है कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, उससे बड़ा झूठ या और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश का एक नतीजा है। लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि एक बार राणा सांगा ने मन भी बनाया था, जब राणा सांगा को बाबर का पत्र आया था कि वो उनको मदद करें। और ये मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, राणा सांगा की डायरीज में मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो मेवाड़ कन्फेडरेसी के लोग थे, उनके सिपह सलार, उनके सेनापति, उनके और मंत्रीगण थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो उसके बाद राणा सांगा ने इसको नहीं मदद की कोई। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस शासक को राजपूत जो, या कह लीजिए मेवाड़ कन्फेडरेसी हरा रही थी, उस को हराने के लिए किसी बाहर की मदद की क्यों जरूरत थी राणा सांगा को? अब मैं उसमें बताता हूं कि खरोली और धौलपुर 2 लड़ाइयों में राजपूतों ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो जिस सेना को वो हरा चुके हैं, उसके लिए बाहर से समर्थन का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब एक और प्रश्न ये है कि
अगर मान लिया जाए कि राणा सांगा में, हालांकि इसको मानने न मानने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि ऐतिहासिक रूप से गलत है, सत्य नहीं है, तो अगर इस तरह की स्थिति थी तो फिर पानीपत की लड़ाई में राणा सांगा क्यों नहीं थे बाबर के साथ? लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब बयाना की लड़ाई हुई, बयाना में पाकिस्तान बाबर की जो सेना थी, जिसको बुरी तरह से हराया था राजपूतों की सेना ने, उसके बाद मतलब ये इसमें बहुत सारी जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, बाबरनामा और बहुत सारे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते हैं। जब बयाना की लड़ाई में राजपूत सेना से हार गया बाबर, तो उसने शराब छोड़ दी और अपने लोगों को उसने इमोशनली सरचार्ज किया और अपने सैनिकों को जिहाद करने के लिए उकसाया। उसके बाद उसके पास जो तोप या और गन पाउडर का एडवांटेज तो था ही, तो उसने फिर बहुत सारी और लड़ाइयाँ की। तो लेकिन अगर आप इस तरह से इसको बाबर के आक्रमण को देखें तो 1511-12 से लेकर के 1525-26 जब लोदी के साथ उसकी लड़ाई हुई, और फाइनली जब उसने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया, हालांकि वो इतिहास का एक ऐसा पल है जहाँ से जिसने भारतीय इतिहास का पूरा परिदृश्य बदल दिया। अब ये जो ब्रीफली मैंने इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से बाबर आया, कहाँ से उसको मदद हुई, किसने उसको मदद की, किस तरह से वो की, तो इसमें अनावश्यक रूप से रामजी लाल सुमन का राणा सांगा को खींचना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक रूप से असत्य है, झूठ है, और यही काम पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी करती रही है। मैंने जैसे पहले बताया, औरंगजेब को लेकर के उन्होंने ऐसा किया, और मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर वो क्या करते रहे हैं, इसको इस तरह से समझते हैं कि उन्होंने काशी में जो पूजा होती थी उसको 92 के बाद रुकवा दी थी। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिस तरह से वो आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, उसके बाद अदालत जब फटकार लगाती है कि आप इनको पद्मश्री दे दीजिएगा, तब उस पर मामला होता है। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर दंगों में जिन लोगों को मदद की सूची जारी की थी समाजवादी पार्टी में, उन दंगों में सिर्फ मुसलमानों के मदद के लिए मतलब सिर्फ उस सूची में सिर्फ मुसलमान नाम ही थे। तो ये इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी है उसके कृत्यों को बताती है कि वो किस तरह से वो मुसलमानों को अपीजमेंट करने के लिए, और ये लंबे समय से चला आ रहा है। उसमें सब शामिल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, राम गोपाल, मुलायम सिंह भी इसी तरह की बात करते थे, और अखिलेश यादव भी इसी तरह की बात करते हैं, रामजी लाल सुमन कर ही रहे हैं, अबू आसमी ने पहले ही कर दिया है औरंगजेब को लेकर के। ये एक जो मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर कुछ भी बयानबाजी करेंगे। अब मुग़ल इतिहास को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किस्सा कहानियों की तरह से लोगों को परोसे गए हैं।
बाबर को पीर बना दिया जाता है। एक कहानी पढ़ाई जाती थी कि जब हुमायूं बीमार था तो बाबर ने उसके चारों ओर चक्कर लगा करके कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो और मेरी जान ले लो, और उसके अगले दिन से बाबर बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा हुमायूं को पत्र लिखे जाने की खबर है। राजस्थान के एक राजा की पत्नी का उनको पत्र लिखे जाने और अपने भाई राखी भेजने का संस्मरण भी आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐतिहासिक रूप से कहीं नहीं है। और ये जो रामजीलाल सुमन ने बात की है, ये निश्चित तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है, जिसमें समाजवादी पार्टी को महारत हासिल है और वो ये लगातार करते रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका विरोध हर तरफ से होना शुरू हो गया है और चीज़ें और फैलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।